नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, गुजरात में चुनाव का माहौल आज एकदम से गर्मा गया। गुजरात चुनाव में इस बार 3 राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आज तीनों ही पार्टियों के दिग्गजों का गुजरात में जमावड़ा दिखा। पार्टियों के दिग्गजों ने सोमवार को सियासत का सुपर सोमवार बना दिया। आज एक बड़ी खबर, बड़ी चर्चा सियासी ब्रह्मास्त्र को लेकर रही। कहा तो यही जा रहा है कि सोमवार को बीजेपी ने अपना सियासी ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया। जिस तरीके से कांग्रेस के औकात वाले बयान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पलटवार किया, चुनावी लड़ाई में खुद के अपमान वाला बड़ा दांव चल दिया। सियासी जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सियासी ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान विरोधियों को हमेशा भारी पड़ रहा है। पूरे चुनावी रिकॉर्ड तो यही बताते हैं कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मास्त्र वाले दांव को आज मैं डिकोड करूंगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात चुनाव में एंट्री की। अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे। गुजरात के सौराष्ट्र में राहुल गांधी की मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। गुजरात के आदिवासी वोटर्स पर राहुल गांधी का फोकस रहा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री के सियासी मायने आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात चुनाव के लिए आज का सोमवार सियासत का सुपर सोमवार बन गया। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होने वाली है। वोटिंग से 10 दिनों की दूरी ने सभी दलों के नेताओं की धड़कनों को तेज कर दिया है। सभी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में पूरे दमखम के साथ जुट गए। सोमवार को गुजरात का सियासी संग्राम तेज होता दिखा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी माहौल बनाते रहे। आज आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एड़ी चोटी का दम लगा रहे। लड़ाई को पूरी तरीके से त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से आज बड़ी पहल दिखाई दी। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लिया। गुजरात में चुनाव प्रचार किया। मैं आपको तीनों पार्टियों के दिग्गजों का सोमवार का डे यानी सुपर सोमवार का प्लान बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई। सुबह 11 बजे सुरेंद्रनगर में पहली रैली करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस रैली की शुरुआत की।
इसके बाद पीएम मोदी भरूच और नवसारी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के होम मिनिस्टर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल चुनावी मोर्चे पर तैनात दिखे। पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आज दिन भर चुनावी रैलियों में व्यस्त दिखाई दिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने द्वारका के खंबालिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यह वही इलाका है जहां से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी चुनाव मैदान में। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोडिनार, मालिया और भुज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात में 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम रहा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार से दूर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात में चुनाव के रण में एंट्री मारी। चुनाव का ऐलान होने के बाद आज राहुल गांधी पहली बार गुजरात पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी ने सोमवार को गुजरात के 2 रैलियों को राहुल गांधी ने सौराष्ट्र, राजकोट और सूरत के मधुआ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी रोड शो कर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पाटीदारों के गढ़ माने जाने वाले अमरेली में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज गुजरात के चुनावी मैदान में डटे हुए थे और ये सभी नेता अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान संभालते नजर आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन और नाम वापसी का काम पूरा होने के बाद से ही चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया। गुजरात की सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी फुल फोर्स के साथ लगी रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता हथियाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और यही वजह है कि हर सियासी दल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। गुजरात में सत्ता का संग्राम तेज हो गया। गुजरात के सिंहासन के लिए घमासान तेज हो गया। सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, गुजरात का अपमान। गुजरात चुनाव में किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है और अभी तक का यह रिकॉर्ड रहा है कि पीएम मोदी के अपमान ने विरोधियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सोमवार को सुरेंद्रनगर की अपनी पहली ही रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने औकात वाले बयान पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस कहती है मोदी को औकात दिखा देंगे। यह कांग्रेस का अहंकार है, वो राज परिवार से है। पीएम मोदी ने कहा,
कि वो आम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जनता के सेवक हैं, उनकी पहले से ही कोई औकात नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। गुजरात चुनाव में विकास की चर्चा होनी चाहिए, किसने कितना काम किया इस पर बात होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास का जबरदस्त रिकॉर्ड है और यही वजह है कांग्रेस विकास के मुद्दे की चर्चा नहीं करती, मोदी को औकात दिखाने की बात करती। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से क्या कुछ कहा जिसे गुजरात के चुनाव में बीजेपी का ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए कि पीएम मोदी ने किस तरीके से ब्रह्मास्त्र चल दिया। હવે તમે વિચાર કરો ભાઈ, ચૂંટણીમાં વિકાસની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? જરા બોલો તો, વિકાસની સભા ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? કોણે કેટલું કામ કર્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? પાણી પહોંચ્યું કે નહીં પહોંચ્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે નહીં થવી જોઈએ? વીજળી પહોંચી કે નહીં પહોંચી એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? અમે હિસાબ આપવા તૈયાર છીએ, પણ કોંગ્રેસને ખબર છે કે આવા મુદ્દા કાઢીએ તો ભાજપ તો જબરજસ્ત એનો રેકોર્ડ છે, ભાજપ ચડી જ બેસે, કારણ કે ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું, औकात। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી છે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો, અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો મેદાનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ રવા દો ભાઈ। और सोमवार को पहली ही रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मास्त्र चल दिया। साल 2014 से लेकर 2022 तक के चुनावी रिकॉर्ड बताते हैं कि पीएम मोदी के अपमान से जुड़ा विरोधियों का हर बयान उल्टा ही पड़ा है। विरोधियों को जबरदस्त तरीके से खामियाजा उठाना पड़ा। 12 नवंबर को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र लॉन्च होने के बाद मधुसूदन मिस्त्री का वो विवादित बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कितनी कोशिश कर लें, वो सरदार पटेल नहीं बन सकते। यही नहीं, कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया अगर गुजरात में उनकी सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देंगे। मधुसूदन मिस्त्री के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और उसी दिन से इसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश शुरू हो गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बहुत बड़ा बना दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कब कब पीएम मोदी पर दिया गया विवादित बयान बड़ा चुनावी हथियार बन गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला बताया था। पीएम मोदी ने इस बयान को हाथों हाथ लपका और चाय पर चर्चा शुरू कर दी। मणिशंकर के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने माहौल बना दिया।
साल 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। वहीं साल 2017 में मणिशंकर के एक और विवादित बयान से बीजेपी के पक्ष में माहौल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर सेंटर का उद्घाटन समारोह में कांग्रेस और राहुल गांधी पर इशारों में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने एक परिवार को बढ़ाने के लिए बाबा साहेब के योगदान को दबाया। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बहुत तल्ख तेवर दिखाए, टिप्पणी की। उन्होंने पीएम मोदी को नीच और असभ्य तक करार दिया। साल 2007 के गुजरात चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया जी के विवादित बयान को बीजेपी ने गुजरात चुनाव में जमकर भुनाया और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से तब भारतीय जनता पार्टी ने 117 सीटें जीती। राहुल गांधी के विवादित बयानों का भी जबरदस्त फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर जहर की खेती करने का गंभीर आरोप लगा चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के मसले पर राहुल गांधी का खून की दलाली वाला बयान कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ है। ऐसे कई बयान थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया और भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि गुजरात का चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर लड़ रही है। गुजरात के गौरव के सबसे बड़े ब्रांड है पीएम मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड है पीएम मोदी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 4 चुनावी रैलियां की, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी की रविवार की चर्चा और चारों रैलियां सौराष्ट्र के पाटीदार बहुल इलाकों में रही हैं, जहां 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमाल नहीं कर पाई। कल वहां कमल खिलाने वाला माहौल बनने के बाद आज पीएम मोदी की रैली कोली और आदिवासी वोटर्स की बहुलता वाले इलाकों में हुई। पीएम मोदी की रैलियां उसी हिसाब से बीजेपी प्लान कर रही है जहां के वोटर 2017 के चुनाव में बीजेपी से दूर चले गए थे। उन मतदाताओं को साथ लाने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा थाम लिया। उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मैदान में हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात चुनाव को लेकर साफ कर दिया कि बीजेपी विजय के लिए नहीं, महाविजय के लिए मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी। सबसे ज्यादा सीट और वोट के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कैसे अपनी चुनावी रैलियों में गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे हैं, जो इतने सालों से सत्ता से बाहर है। वो कैसे कह सकती है कि काम बोलता है। अमित शाह ने अपने अंदाज में, अपने तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी को घेरा। હું તો કોંગ્રેસીઓને ઘણીવાર પૂછું છું, આખા ગુજરાતમાં હમણાં મેં દિવાળી વખતે પ્રવાસ કર્યો, બોર્ડ લગાવી દીધા કે કામ બોલે છે. કોનું કામ બોલે છે ભાઈ? કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે. અરે ભાઈ 1990 થી 2022 સુધી તો તમે સત્તામાં જ નથી, કામ ક્યારે કર્યું? 32 વર્ષથી કોંગ્રેસ અહીં સત્તામાં જ નથી અને કે આ સ્કૂલો અમે બનાવી, આ રોડ અમે પહોંચાડ્યા, આ વીજળી અમે પહોંચાડી, પાણી અમે પહોંચાડ્યું. ભાઈ ક્યારે પહોંચાડ્યું? એ બોર્ડ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે બરોબર છે, કામ બોલે છે
કોંગ્રેસને નથી સોંપતું ભાઈ, કોંગ્રેસને નથી સોંપતું. गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को बड़ी जीत में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दिए। पहले चरण के क्षेत्रों में माहौल बनाने के लिए सीएम योगी लगातार गुजरात में दौरे कर रहे हैं। शुक्रवार को मोरबी, भरूच, सूरत में सीएम योगी की जनसभा कर चुके हैं। आज गुजरात के दूसरे दौर में सीएम योगी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने आज छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर में चुनावी सभाएं की। अपने चुनावी सभाओं में कैसे सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? और क्या कांग्रेस सरदार साहब का जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, क्या कांग्रेस बना पाती? कांग्रेस ने तो सरदार साहब को भी सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है। आज जनजातीय बंधुओं को छात्रावास की सुविधा हो, स्कॉलरशिप की सुविधा हो, इन सभी प्रकार की सुविधाओं का अगर कोई दे रहा है के नेतृत्व की, डबल इंजन की सरकार दे रही है। और गुजरात चुनाव में सोमवार का दिन सियासत का सुपर सोमवार बन गया। सोमवार को पहली बार कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए राहुल गांधी ने एंट्री की। अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर पहली बार राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे। गुजरात के राजकोट और सूरत में जनसभा को संबोधित किया। सौराष्ट्र इलाके में राहुल गांधी का फोकस आदिवासियों पर रहा। इस इलाके में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में निभाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। और भारत जोड़ो हम जो शुरू किए हैं, उसके पीछे सोच आपकी है, गुजरात की है, महात्मा गांधी जी की है। ये नई चीज नहीं कर रहे हैं हम। रास्ता हमें गुजरात में दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, सरदार पटेल जी ने दिखाया था। आपसे ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन। आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है, बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है, और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। कोई मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है और हमारी जमीन, हमारी मां उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है। और यहां भी वही काम हो रहा है।
आदिवासियों के साथ मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है। और गुजरात चुनाव में कांग्रेस की जीत की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कंधों पर ले रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गुजरात में एक्टिव हैं। अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के जादूगर गुजरात में क्या गुल खिलाएंगे, उसका कितना असर होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सुनिए कि उनके तेवर कितने सख्त हैं। देखिए, भाजपा का इस बार जो विरोध हो रहा है सरकार विरोधी लहर का, वो पिछली बार भी नहीं था। इस बार बहुत लोगों का आक्रोश है, क्योंकि एक तो कोरोना आ गया। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो पूरे देश ने देखा है, और वो भी उस राज्य में जो सबसे स्ट्रांग था आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट होना कि ड्रिप चढ़ रही है सड़कों पर लोगों के, वो कैसे लोग बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी, फिर पॉलिटिक्स की गई। हमने सिंपल मांग करी थी कि आप कम से कम निष्पक्ष जांच करवा दो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से। कुछ मांग नहीं करी, हमने आरोप भी नहीं लगाए। उसके बावजूद भी कोई जांच नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ने संज्ञान लिया है। ये नौबत क्यों आई? अगर जांच होती है, दोषी पाए जाते हैं, सजा मिलती है। और गुजरात चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। हालांकि पूरे एक्शन में हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये कि 27 साल में आपने गुजरात में क्या काम किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। रोज फर्जी स्टिंग लेके आते हैं, फर्जी स्टिंग लेके आते हैं। देश की जनता को इस किस्म की गंदी राजनीति पसंद नहीं आती है। जनता चाहती है कि उनके मुद्दों की बात हो। जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इतनी हो गई है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दही के, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। उसका इनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। रोज केजरीवाल को गालियाँ, केजरीवाल को गालियाँ, केजरीवाल को गालियाँ देने से जनता का पेट तो नहीं भरता ना। हम हैं जो जनता की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिजली फ्री करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों के स्कूल बनाएंगे, तुम्हारा इलाज फ्री कराएंगे। इसीलिए जनता को वो पसंद आ रहा है। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी वालों को कि ये गंदी राजनीति, तू मैं, गाली गलौज, लफंगई, गुंडागर्दी, ये छोड़ के थोड़ा सा जनता के हित की बात सोचना चाहिए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात।